हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखें। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, इम्पल्स के बारे में। और इस पार्ट में हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, जो कि होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन होता क्या है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, फ्रिक्शन का आपको बारे में जानकारी है कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी। यह एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ये फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उस बॉडी की मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है, मतलब उसको रोकता है, फिर उसके अपोज डायरेक्शन में लगता है। सिंपली हमेशा फ्रिक्शन जो है किसी भी बॉडी की मोशन के अपोज डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब कि अगर आप ये ब्लॉक है सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, जो फोर्स एफ अब इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसके जो सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ। साथ ही साथ इस ब्लॉक का नॉर्मल होता है एन, ठीक है, और इसे नीचे वेट लगेगा एम जी। तो अब एक और बात आप सुन लीजिएगा, आप जो नॉर्मल है ये भी कंटैक्ट फोर्स का एक पार्ट है और फ्रिक्शन है ये भी कंटैक्ट फोर्स का पार्ट है। नॉर्मल जो है कंटैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर फोर्स है और जो फ्रिक्शन है वो पैरेलल फोर्स है, मतलब कि पैरेलल अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। इस फोर्स के पैरेलल ही है और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। तो ये फ्रिक्शन की बात हो गई। फ्रिक्शन सिंपल डेफिनेशन आपको पता ही है। अब अपोज करते हैं मोशन को। जो भी बॉडी किसी बॉडी जो भी मोशन को अपोज करेगी या फिर जिसके कारण मोशन में रुकावट आएगी उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। हमेशा फ्रिक्शन अपोज डायरेक्शन में लगता है। अब मान लें कि एक ब्लॉक का सरफेस को है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है कुछ इस साइड में। अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, फिर मान लो आप यहाँ पे नहीं, ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। अब ए आगे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा इस साइड में एफ, लेकिन इस ए के आगे मूव करने के कारण जो बी जो है इस साइड फ्लो करेगा, मतलब पीछे की तरफ अगर आ रहा है तो कुछ समय बाद जो ब्लॉक बी है वो शायद यहाँ पे आ जाए, ये ए होगा, तो ए फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बी पे ए का फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब बी जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इसका भी इधर लगेगा। इसका मोशन इधर है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लगेगा। तो हमेशा किसी भी कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, हर जगह फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये आप बात एकदम समझ लीजिएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन की एक और बात बताता हूँ जिसके पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट हम लिखते हैं, इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसको वर्टिकल रखो या हॉरिजॉन्टल रखो, फ्रिक्शन सेम लगेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स कि ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड
आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन मास। मतलब कि अगर किसी बॉडी की ये मास पे डिपेंड करता है, और अगर बॉडी की मास घटती है बढ़ती है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे फ्रिक्शन के मेन है जो आप नोट कर लें। ये मोशन के हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मास पे डिपेंड करेगा। इन तीनों पॉइंट्स को हमेशा आप याद रखिएगा। जहाँ फ्रिक्शन का यूज हो ये 3 पॉइंट सबसे ज़रूरी है। अब फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फ्रिक्शन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग तो काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? तो जैसा कि नाम है स्टैटिक, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि स्टैटिक में होता है स्टॉप, रुका हुआ, स्थिर। तो इसी तरह स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा उस बॉडी पे एक्ट करता है जो बॉडी रुकी हुई होती है, स्टेशनरी होती है। इट अपोज द मोशन of a body and remains it in rest। मतलब समझो आप, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये रुका हुआ फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन तभी अप्लाइड होगा जब बॉडी रेस्ट में हो। मीन्स कि मान लो कि अगर एक सरफेस है और इस पर कोई बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, बहुत हैवी बॉक्स है, ठीक है। अब इसका मास बहुत ज़्यादा है, अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स F लगाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉडी मोशन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, और उसे Fs से डिनोट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो कि बॉडी के मोशन को ही रोक देता है। मतलब कि जब बॉडी रेस्ट में है उस समय उस पर कितना फोर्स लगाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फोर्स है तो बॉडी मोशन करेगी नहीं। इसी तरह जैसे ब्लॉक का वेट बहुत ज़्यादा है, इसे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, इसलिए इस बॉडी को मोशन नहीं हो पा रहा है, और इसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर आप फार्मूला लिखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से डिनोट करते हैं। Fs डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा नॉर्मल n के, जो कि इस साइड लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल n के, जो कि परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो Fs इक्वल टू हो जाता है, इस प्रोपोर्शनलिटी उठाने के लिए हम लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs(n). म्यूएस क्या है? म्यूएस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs इक्वल टू हो गया μs(n), और ये आ गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। हालांकि कई जगह आपको n को r भी लिखा हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। तो वो भी नॉर्मल ही होता है। मेन तो आप समझ लो कि नॉर्मल फोर्स है, उसको n से भी डिनोट करते हैं, r से भी डिनोट करते हैं। ज़्यादातर n को आपको देखने मिलेगा। Fs इक्वल टू μs(n), तो ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाए, अरे भाई कभी तो पॉइंट आएगा जब फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और बॉडी मोशन करेगी। तो
जब ये फोर्स अपने मैक्सिमम पहुंच जाए और स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वर्क कर रहे हो, मतलब एक लिमिट पे पहुंच जाए कि उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बॉडी मोशन करे ही करेगी, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफरेंट क्या होगा? द मैक्सिमम static friction that can applied on a body is called limiting friction। मतलब कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मैक्स जितना फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हो सके, इसीलिए इसको एफ मैक्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किसी बॉडी का मैक्सिमम फ्रिक्शन है। इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट अप्लाई ऑन एनी बॉडी। किसी बॉडी को जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के आगे बढ़ जाता है तो जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट अप्लाई ऑन एनी बॉडी। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफ एल से डिनोट करते हैं और एफ एल बराबर हम एफ मैक्स ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जो कि इक्वल टू होता है म्यू एस एन के। एफ एल इक्वल टू एफ मैक्स म्यू एस एन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि एन अगर हम इस बॉडी को लिखें, इस बॉडी में लिखा तो एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी के, तो दोनों में एन तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में हम अलग अलग कैसे निकालेंगे? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में और लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में जो म्यू एस की वैल्यू है वो चेंज होती है। ठीक है, और इस पे जो फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा तो एन की जो वैल्यू है वो एम जी के साथ साथ एक्स्ट्रा और आ जाएगा, फोर्स का भी हम ऐड करेंगे, फोर्स किसी और डायरेक्शन से ऐड होगा। तो एफ एल इक्वल टू एफ मैक्स म्यू एस एन हो गया। अब एफ एस लेस देन इक्वल टू होता है एफ एल के, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा या फिर थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की बात और लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात। हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जैसा कि नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, आपको नाम समझ में आ रहा है कि ये मोशन कर रही है बॉडी और उससे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में रुके हुए बॉडी में फ्रिक्शन लग रहा था, और काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मोशन कर रही है उस समय उसमें फ्रिक्शन लगेगा और बॉडी के वेलोसिटी को कम करेगा। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम करेगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज ए फ्रिक्शन दैट applied on a moving object। It is friction that applied on a moving object। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ पॉइंट्स लिख लो आप। तो पहला पॉइंट आप लिखो कि इट ऑलवेज एक्ट ऑन ए मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी पे ये अप्लाई होगा। जब बॉडी मोशन कर रही है, मूविंग कर रही है, तभी ये काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड होगा। इट हेल्प्स ऑब्जेक्ट टू मूव सेफली एंड बैलेंसिंग।
काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण ही कोई बॉडी जो है सेफली मूव करती है, साथ साथ अपना बैलेंस बना लेती है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ना हो तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, सॉरी फ्रिक्शन ना हो तो खड़े नहीं पाओगे, क्योंकि जब खड़े रहोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने बैलेंस बना ही नहीं पाओगे, एकदम स्लिपरी हो जाएगा। तो इसी देखते हो यहाँ पे एकदम फर्श स्लिपरी होता है, वहाँ पर फिसल जाते हो। जैसे यहाँ पे गंदे काई लगी होती है, फिर गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, तो आप वहाँ पे फिसल जाते हो, आप अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते हो। और बैलेंस बनाते भी हो तो बहुत मुश्किल से बनाते हो, बहुत थोड़ा बहुत काइनेटिक फ्रिक्शन काम करे तो। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एकदम ख़त्म हो जाए तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे चल ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाँ सुनना, कि मान लो एक सर्कल है, सर्कल इतना बड़ा कोई एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे इसके सेंटर पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, बैठा है फिर खड़ा है, जो भी कर, ठीक है। अब ये ऐसा सरफेस है, इसके चारों तरफ एकदम स्लिपरी है, मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम ही नहीं करेगा, एकदम फ्रिक्शन लेस है, टोटली ये फ्रिक्शन लेस है। तो अब अगर इस आदमी को यहाँ से बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा? वो सिंगल आदमी, मतलब वो किसी कोई बाहरी सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, उसको खुद के फोर्स से बाहर निकल रहा है। अगर वो आप कहो कि वो फोर्स लगा के अर्थ पे बाहर निकल जाएगा, तो अर्थ पे फोर्स तो तब लगाएगा जब उसकी बॉडी वहाँ पे रुकेगी, वो सरक जाएगा, वो हाथ में रहेगा, वो सरक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि ऐसे कंडीशन में अगर उस आदमी को छींक आ जाए तो छींक के कारण उस बॉडी को फोर्स लगेगा और आसानी से वो इस सर्कल से बाहर निकल जाएगा। ये एक थोड़ा सा टॉपिक था, मतलब समझाने के लिए कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो कितनी दिक्कत हो सकती है हमको। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो गई। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से डिनोट करते हैं, और एफ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन नॉर्मल एन के, जिसमें कि एफ के इक्वल टू होता है म्यू के एन के, और यहाँ पे जो म्यू के है इसे हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था उसी तरह है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बात है काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसके दो पार्ट, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका डेफिनेशन आपको पता है, स्लाइडिंग मतलब कि बॉडी स्लाइड कर रही है और रोलिंग मतलब बॉडी रोल कर रही है। सिंपल आपका डेफिनेशन लिख लो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज़ ए फ्रिक्शन which applied between two bodies when one body slides over other। यह फ्रिक्शन दो बॉडी में तब लगता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि जब बॉडी रोल कर रही हो तो उस समय फ्रिक्शन एक्ट करता है। इट इज ए फ्रिक्शन which applied between two bodies when one body rolls over other body। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करेगी तो उस समय रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाइड होगा। अब
कुछ पॉइंट्स है, इन दोनों से रिलेटेड लिख दो। रोलिंग फ्रिक्शन is less than kinetic sliding friction. Rolling friction is less than sliding friction, मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन helps body to move easily, body to move easily, मतलब कि अगर किसी बॉडी को आप स्लाइड करोगे या मूव करोगे तो मूव करने में ज़्यादा आसानी होगी, स्लाइड करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मूव कराने में कम फोर्स लगेगा, अभी रोल कराने में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन helps to stop an uncontrolled body। अगर कोई बॉडी बहुत तेज़ से मोशन कर रही है, मूव कर रही है और वो अचानक अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उस कंडीशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उस बॉडी को रोकने में मदद करता है। रोलिंग फ्रिक्शन मदद नहीं कर रहा उतना, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा मदद करता है। अब अगर देखो आप तो रोलिंग फ्रिक्शन का ज़्यादा यूज होता है जैसे कि व्हीकल्स में जो टायर होते हैं वो सर्कुलर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोल करें, उन्हें फ्रिक्शन कम लगे और आसानी से मूव कर पाएँ। अब अगर आप किसी स्लाइडर पर स्लाइड करते हो, किसी स्लाइडर पर जाते हो तो आप रोल नहीं करते, आप स्लाइड करते हो ताकि आप आराम से धीरे नीचे आओ। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपको कोई सिलेंडर ले जाना है यहाँ से वहाँ तक तो उसको आप अगर रोल करोगे तो आसानी से ले जा सकते हो, लेकिन उसको अगर स्लाइड करो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन की और काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब आप समझो कि अगर कोई बॉडी मान लो कि रेस्ट में, ठीक है, उस पर आप फोर्स लगाए, जब फोर्स लगाओगे तो बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन पहले अप्लाई करेगी, फिर अपने मैक्सिमम तक पहुँचेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगी, उसके बाद फिर वो मोशन करने लगेगी तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब इसको अगर हमें ग्राफ की में समझें तो फिर आप लिखते हैं वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन के फोर्स में कैसे कैसे वेरिएशन आता है। तो मान लो इसको ग्राफ ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये पॉइंट हुआ है। जब बॉडी को कोई फोर्स नहीं लग रहा था उस समय उससे फ्रिक्शन 0 होगा। ये फ्रिक्शन है, ये फोर्स है। अब धीरे धीरे फोर्स बढ़ा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब बढ़ते 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 एक कैसा पॉइंट आएगा जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन अपने लिमिट पे पहुँच जाएगा और वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड होगा। अब उस पॉइंट के बाद अचानक जो है फ्रिक्शन जो है वो घट जाएगा और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड होगा जो कि कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। तो रिसेंट पॉइंट ओ है ये पॉइंट ए है, तो ओ से ए तक जो लगा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। पॉइंट ए पे लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल और उसके बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन घट जा रहा है तो उसके बाद यहाँ पे लग रहा है एफ के। ये समझा आप? धीरे धीरे फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ा, बढ़ते गया तो यहाँ पे लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे अपन मैक्सिमम पहुँचा वहाँ पे लगा लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल और मैक्सिमम पहुँचने के बाद जैसे बॉडी मूव किया तो अचानक जो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके बाद फिर फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली लगता रहता है और होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ग्राफ। ये कैसे कैसे फ्रिक्शन के फोर्स में चेंजेस आते हैं जब किसी बॉडी को मूव कराते हैं। यहाँ पे हमको लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक तीनों फ्रिक्शन का ग्राफ दिखने को मिल जाएगा। तो ये बात हुई हमारी फ्रिक्शन की। अब हम बात करेंगे
एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप देखो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा उसका नॉर्मल के साथ एंगल। मतलब कि मान लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है या फिर ब्लॉक ए है, इसमें नीचे वेट लगेगा इसका mg, इस साइड में फोर्स जो लगाना होगा, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा और ये होगा नॉर्मल n। तो अब इस नॉर्मल और इस फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको कि हम n डैश डिनोट करते हैं, तो इसका और इसके बीच का जो ये एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डिफिनेशन ले सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ frictional and normal force to the नॉर्मल फोर्स। मतलब नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसका नॉर्मल फोर्स से कितना एंगल बन रहा है उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट जो आएगा उसके बीच का उसका एंगल नॉर्मल के साथ जो होगा उसे ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो अगर यहाँ पे हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा देखो ये f है, तो यहाँ पर अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, ये एफ एल मान लेते हैं, एफ एल है तो ये भी एफ एल होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ एल अपॉन नॉर्मल एन, और एफ एल बराबर हमने पढ़ा था म्यू एस एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस, मीन्स कि tan थीटा इक्वल टू हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे हमने एफ एल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है एफ लेकिन बॉडी मोशन नहीं कर रही है, मीन्स कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है और उन्होंने मान लिया कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है अपने मैक्सिमम पहुँच गया है, इसलिए यहाँ पर हमने एफ एल ले लिया। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पर लगता है, जैसे कि अगर मान लें कि ये ग्राउंड सरफेस है और एक इंक्लाइंड सरफेस है जो कि किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। इस पर कोई ब्लॉक रखा है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो ये ब्लॉक है ये मोशन नहीं कर रहा है, मोशन करने वाला मतलब कि इसकी जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पहुँच चुका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है। तो यहाँ ऊपर लगेगा एन, ठीक है, इसका यहाँ पे ग्राउंड की तरफ वेट एम जी लगेगा, तो नॉर्मल सा जो एंगल बना थीटा बनाएगा तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, और ये ऊपर की तरफ लगेगा एफ एल या फिर एफ मैक्स इसे कह सकते हो। अब हमको यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो फाइंड करना है। यहाँ पे कंडीशन आप समझ लो,
बॉडी जो अब मैक्सिमम फ्रिक्शन पहुंच चुकी है, मतलब कि अब वो उस फ्रिक्शन के बाद थोड़ा सा फोर्स बढ़ेगा तो मोशन करेगी, लेकिन ये मोशन कर नहीं रहेगी, अभी भी रुकी हुई है। तो इस कंडीशन में n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा के, या फिर पहले आप इसका डिफिनेशन लिख लो। तो डिफिनेशन होगा इट इज़ ए minimum angle that an inclined surface make with horizontal when a body kept over it is in verge of motion। मतलब कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बनाए कि उस एंगल पे जो इंक्लाइंड सरफेस जो ब्लॉक रखा है वो इनवर्ज ऑफ मोशन हो, मतलब कि मोशन करने वाला हो, कर नहीं रहा हो, मतलब मोशन करने वाला हो, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे थीटा है। इस सरफेस को इस एंगल पर रखा गया है कि इस एंगल थोड़ा एंगल बढ़ाते ही ये बॉडी मोशन करने लगेगी। ये होता है एंगल ऑफ रिप्रोच। अब आते हैं अपने फॉर्मूला के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा के, n बराबर mg cos थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन होगा FL बराबर mg sin थीटा, इक्वेशन सेकेंड। अब डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इक्वल टू FL अपॉन n। mg से mg कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा के, tan थीटा बराबर, और FL बराबर होता है म्यू एस n अपॉन n, n से n कैंसिल इक्वल टू हो गया म्यू एस। मतलब कि एंगल ऑफ रिप्रोच भी इक्वल टू होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिप्रोच भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो गया, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। हालांकि इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, tan इक्वल टू म्यू एस, इसका यूज हो सकता है फॉर्मूला में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, मैंने एंगल ऑफ रिप्रोच पढ़ा है इंक्लाइंड सरफेस के लिए। तब इंक्लाइंड सरफेस रिलेटेड बात कर रहे थे कि अगर बॉडी मोशन करने लगे, बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाए, तो उसका एक्सीलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये मेरा अगला टॉपिक है, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ओवर एन इंक्लाइंड सरफेस। जब एक बॉडी को हमने एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है यहाँ पे। तो मान लें ये हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हो गया इंक्लाइंड सरफेस, इसमें जो इंक्लिनेशन है वो थीटा, एंगल ऑफ रिप्रोच। ये हमारा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इसका जो वेट है नीचे की तरफ लगेगा mg, नॉर्मल ऊपर की तरफ n, ये हो जाएगा mg cos थीटा
इधर रहेगा mg साइन थीटा, इधर तरफ रहेगा फ्रिक्शन एफ के, क्योंकि बॉडी मोशन कर रही है, और जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो नीचे तरफ है तो इस साइड होगा। अब एंगल नॉर्मल फोर्स एन इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा के, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, जब बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स होगा mg sin थीटा माइनस एफ के, क्योंकि जो बॉडी mg sin थीटा फोर्स से नीचे की तरफ आ रही है और एफ के जो है उसको रिपोज कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है, मीन्स कि एफ के उसके वेलोसिटी को, उस फोर्स को घटा रहा है। तो टोटल फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। अब एफ के इक्वल टू होता है म्यू के एन, mg sin थीटा माइनस म्यू के एन होगा, और एन बराबर होगा mg cos थीटा। तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं mg cos थीटा बराबर एम ए। अब m से m कैंसिल सारी तरफ, तो a बराबर आ गया साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इंटू जी। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ओवर ए इंक्लाइंड सरफेस। जब बॉडी एक इंक्लाइंड सरफेस से स्लाइड कर रही हो उस टाइम उस बॉडी का एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस म्यू के कॉस थीटा जी, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा जी। अब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी, अब अगर बॉडी को हम ऊपर की तरफ ले जाएँ, तो इंक्लाइंड सरफेस पे हम बॉडी के ऊपर तो ले जाएँ तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ओवर एन इंक्लाइंड सरफेस। जब हम किसी इंक्लाइंड सरफेस से बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ये हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस थीटा एंगल के साथ, ये ब्लॉक हो गया, इस पर नॉर्मल की तरफ फोर्स लगेगा ऊपर एन, नीचे वेट mg, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। हम ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ ले जा रहे हैं, तो ऊपर तरफ ले जाने में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, मीन्स कि इस साइड में लग रहा है फोर्स F। जब फोर्स इस साइड में लगेगा, बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा F के। तो टोटल फोर्स जो लग रहा है इस बॉडी को मूव करने के लिए F इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा प्लस एफ के। अब एफ के को लिख सकते हैं म्यू आर, म्यू एन लिख सकते हैं mg sin थीटा प्लस म्यू के एन, एन बराबर होगा mg cos थीटा के, एन बराबर mg cos थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा, तो F इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। और ये है कि हमारा फोर्स आ गया। अब वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू फोर्स हमारा है mg ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के
कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट यस। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। किसी बॉडी को एक इंक्लाइंड सरफेस पे जब हम ऊपर तरफ ले आते हैं तो उस पर लगने वाला जो वर्क डन है वो mg/s इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा होता है। ये हमारा वर्क डन। अब हमने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ लिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया, इंक्लाइंड सरफेस पे पढ़ लिया बातें। अब अगर आप समझो इतना फ्रिक्शन पढ़ने के बाद ये फ्रिक्शन जो है वो एटॉमिक लेवल पे कैसे एक्ट करता होगा, एटम्स पे जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे ये कैसे एक्ट हो रहा है। क्योंकि कुछ सरफेस का होगा तो हम देखने में स्मूथ लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर किसी बॉडी को हम रखेंगे तो उस बॉडी फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, जो एटॉमिक लेवल पे फ्रिक्शन लगता है वो वर्क करता है, जिसको कि हम नॉर्मल हाथ से आप महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको समझते हैं कि एटॉमिक लेवल पे कोई भी किसी बॉडी पे फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो एटॉमिक लेवल पे कैसे वर्क करता है। तो इसको समझने में दो व्यूज़ हैं, एक है ओल्ड व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। पहले हम ओल्ड व्यू समझते हैं। तो ओल्ड व्यू कहता है कि जो सरफेस नीचे का होता है लोअर सरफेस है उसे डिप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बनाऊँ, अगर ये लोअर सरफेस हो गया, ये अपर सरफेस, इस लोअर सरफेस को हम डिप्रेशन कहेंगे और अपर सरफेस को हम प्रोजेक्शन कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू के अनुसार जब भी प्रोजेक्शन किसी डिप्रेशन पे रखा होता है, जैसे कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे रखी होती है, तो उनके बीच में जो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहाँ पे इंटरलॉकिंग हो जाती है। इरेगुलरिटी जो इनकी होती है, इनका इरेगुलरिटी के कारण यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो जाती है और यही इंटरलॉकिंग एज ए फ्रिक्शन वर्क करता है जब हम फोर्स लगाते हैं। तो इसी इरेगुलरिटी को हटाने के लिए, इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है और इसी को हम कहते हैं कि यहाँ इस बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है। ये ओल्ड व्यू का मानना था। अब इसके बाद न्यू व्यू आया या फिर मॉडर्न व्यू आया। तो मॉडर्न व्यू कहता है कि एक्चुअल में जो बॉडी की सरफेस एरिया है जितनी होती है उतनी ही कांटेक्ट में नहीं होती है। मीन्स कि जो एक्चुअल कांटेक्ट है और जो दिख रहा है उसमें काफ़ी अंतर है। समझो, मॉडर्न व्यू का कहना है कि अगर किसी बॉडी सरफेस एरिया इतनी है, मान लें कि x है, तो उनके बीच जो इंटरलॉकिंग है दूसरी सरफेस एरिया से वो बहुत ही कम होगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सिर्फ इतनी इंटरलॉकिंग है और सरफेस एरिया जितनी इस बॉडी की है और एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट में है उन दोनों का जो रेशियो निकाला गया है तो वो रेशियो होता है 1:10⁴। मतलब कि जो एक्चुअल एरिया कांटेक्ट में है जो टोटल सरफेस एरिया है उसका रेशियो 1:10⁴ होता है। अब मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, उनमें जो एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ सरफेस एरिया होता है वहाँ पे एटम्स एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग बना लेते हैं और इस बॉन्डिंग के कारण इस बॉडी में फ्रिक्शन लगता है और इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, इस बॉडी को मूव कराने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये एज ए फ्रिक्शन वर्क कर रही है। और ओल्ड व्यू कहना था कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग होती थी इरेगुलरिटी के कारण और उसको तोड़ने के लिए हमको फ्रिक्शन का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब मॉडर्न व्यू को ज़्यादा माना जाता है कि बाद में आया है। हालांकि ये होने का कारण क्या है? होने का कारण ये है कि जब पहले के ज़माने में इस इंटरलॉकिंग को आप देखोगे तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, तो पहले उतने ज़्यादा हाई मैग्नीफाइड
माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, इसलिए ये ओल्ड व्यू आया था। और जो मॉडर्न व्यू आया, जब बहुत हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप आ गए, तो उनसे देखने पे पता चला कि एक्चुअली में जो एक्चुअल कांटेक्ट है जो बॉडी के बीच में, वो बहुत ही कम है और उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो ये इस तरह मॉडर्न व्यू हो गया। हालांकि आपको मेनली इस मॉडर्न व्यू को याद रखना है। ओल्ड व्यू मैंने था तो समझा दिया है, लेकिन मेनली जो है मॉडर्न व्यू वर्क करता है और इसी को ही अभी माना जाता है, माना गया था यही है ही। अब हम समझते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले बात करें एडवांटेज की, तो फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प्स टू वॉक एंड बैलेंस। बॉडी को बैलेंस करने के लिए उस चलने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू राइट, कुछ भी हम लिखते हैं तो वो लिखने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। इट स्टिक बॉडीज टुगेदर, ये किसी भी दो बॉडीज़ को आपस में चिपकाए रखता है, मतलब कि बिना फ्रिक्शन कोई बॉडी एक दूसरे के साथ रहेंगी ही नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन की मदद से हम बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ रखते हैं। इट हेल्प्स टू स्टॉप व्हीकल, किसी व्हीकल को रुकने के लिए हमको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। जब फ्रिक्शन लगता है तभी उसमें ब्रेक्स लगते हैं और जो बॉडी व्हीकल है वो रुकता है। तो कुछ एडवांटेज हैं, जो थोड़े मोटे एडवांटेज लिख दिए मैंने। डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है कि इट वियर एंड टीयर मशीनरी, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होने के कारण उनके पार्टिकल, उसके जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके वो होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ पावर कंजम्पशन, फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे पावर अप्लाई करना पड़ता है। गेट टफर टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाइड होता है, जो कि हमारे वर्क और भी ज़्यादा कठिन बना जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब अगर हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है या फिर इसको इंक्रीज करना है तो उसके कई सारे मेथड्स हैं, तो उनको देखो आप। तो हम दो कॉलम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन और यहाँ पे मेथड ऑफ रिडक्शन, रिड्यूसिंग लिख दो यहाँ पे, फिर इंक्रीजिंग लिख दो यहाँ पे, इंक्रीजिंग। किस मेथड से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं फिर इंक्रीज कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमको पॉलिशिंग करना पड़ेगा, पॉलिशिंग कर सकते हैं। ठीक, ल्यूब्रिकेंट लगा सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट लगा सकते हैं, पेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे फ्रिक्शन की रुक जाए, बाल बेरिंग्स का यूज कर सकते हैं, बाल बेरिंग, रोलिंग फ्रिक्शन का यूज कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है। यहाँ तक कि एंटी फ्रिक्शन एलॉयज का यूज कर सकते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। अगर आपको अब इंक्रीज करना है तो क्या करोगे,
इंक्रीज करने के लिए आप स्लाइडिंग कर सकते हो, स्लाइडिंग ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। आप सैंड्स का यूज कर सकते हो, फिर आप चारकोल का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप रबर का भी यूज कर सकते हो। रबर जो टायर्स में लगे होते हैं, इनसे भी फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। एंड और कई सारे टॉपिक्स, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिनका यूज करके आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हो या फिर रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा फ्रिक्शन ख़त्म हुआ। हमने पूरा फ्रिक्शन समझ लिया, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग, लिमिटिंग, सारे फ्रिक्शन समझ लिए हमने। इनका लॉ समझ लिया, इंक्लिनेशन समझ लिया, उनके एटॉमिक लेवल रिव्यू समझ लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिया, रिडक्शन और उनको कम करना या फिर बढ़ाना सब समझ लिया। तो इस तरह से हमारा फ्रिक्शन ख़त्म हुआ। ये सेकंड पार्ट यहीं में ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा, वहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।